हेलो, नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के सेकेंड बुक के पहले चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। जब बात सॉलिड की आती है तो सॉलिड वर्ड आते ही दिमाग में ये आ जाता है कि वो चीज कठोर होगी या वो चीज रिजिड होगी। तो अगर रिजिड की बात करी जाए तो हम लोग समाज में ऐसा समझते हैं, रिजिड बिहेवियर किसी इंसान का है तो हम समझ में आता है कि मतलब इसको कितना ही मैनिपुलेट करो आप, लेकिन ये आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, या आप कुछ भी कहो उससे वो आपकी बातों को समझने नहीं वाला। ऐसे बिहेवियर लोगों के कहे जाते हैं रिजिड बिहेवियर। बट इन केस ऑफ मैटर जो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड पे आप कितना ही फोर्स लगाओ, आप कोई फोर्स लगा रहे हैं कि वो डिफॉर्म हो जाए बट वो अपने अंदर कोई चेंज ना आने दे, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को वो रेजिस्ट करे, ऐसे मटेरियल को हम लोग सॉलिड कहते हैं। उन्हीं को समझने का एक और पैरामीटर होता है इलास्टिसिटी। और उनके लिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों को समझेंगे। जनरली अगर बात आपसे करी जाए कि इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, तो इलास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच रेजिस्ट चेंज इन देम। उनके अंदर कोई चेंज होगा, वो पहले तो रेजिस्ट करेंगे, और अगर आप फोर्स हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं। जो जितने ज्यादा फोर्स लगाने पे उस चीज को रीगेन करेगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। हालांकि हमारे दिमाग में बचपन से एक चीज डाली गई कि रबर है कोई, वो इलास्टिक है, बट रबर से ज्यादा इलास्टिक होती हैं आपकी मेटल, जैसे स्टील है। सबसे ज्यादा इलास्टिक अगर कोई चीज हमें अपने पास आसपास दिखाई देती है वो थी स्टील, क्योंकि आप उसके ऊपर स्टील का एक वायर, आप उसको कितना ही ताकत से खींचोगे तो वो अपने अंदर रेजिस्टेंस के कारण वो नहीं खींचेगा, बट रबर इजिली खींच जाती है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक्चुअली वो अपना शेप एंड साइज रीगेन कर लेती है, इसलिए हम सोचते हैं वो इलास्टिक है। बट इलास्टिक बेसिकली डिपेंड करती है कि कितना फोर्स उसने रेजिस्ट कर पाया। हालांकि चेंजेस ना आने देना ही इलास्टिसिटी है, तो वो इलास्टिक आपने खींची लेकिन उसके बावजूद वो चेंज नहीं हुई, तो वो इलास्टिक तो है, बट उससे ज्यादा इलास्टिक आपके मेटल्स होते हैं। अब इन्हीं को अगर समझा जाए तो इनको समझने के लिए हम इन पे फोर्स लगाएंगे। जब हम सॉलिड्स पे फोर्स लगाएंगे और लगने वाले तरीके, जिस तरीके से हम फोर्स को लगाएंगे वो डिफाइन करेगा कि वो किस प्रकार का फोर्स है या किस प्रकार का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, अगर आपको स्ट्रेस समझना है तो स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स अपॉन एरिया भी नहीं समझ में आ रहा है तो होता क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस चीज को समझें कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है। मान लेते हैं जैसे एक कोई एक मेटल है या सॉलिड है, अब आप इसके ऊपर क्या करो कि इस पे एक फोर्स लगाने का प्रयास करो। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे तो होगा क्या कि एक टाइम तक कोई भी मेटल है तो वो करेगा क्या, रेजिस्ट करेगा इस चीज को। और हालांकि इसको क्रशर मशीन में डाल दोगे तो आप ये क्रश हो जाएगा, बट अगर अपने हाथों से मैं इसको दबाने का प्रयास करूं तो ये चीज दबेगी नहीं और एक फोर्स महसूस होगा इधर और इधर। वो फोर्स, चूंकि हम तो फोर्स इस मेटल पे लगा रहे हैं बट हम पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो फोर्स है यही फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है आपका स्ट्रेस। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को अगर हमें समझना है तो ये है क्या बेसिकली, जब किसी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी जनरल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका टेंसाइल और एक होता है आपका कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडिनल भी दो प्रकार के, टेंसाइल और कंप्रेसिव। जब टेंसाइल की बात करी जाएगी मतलब किसी चीज को हम इलोंगेट करेंगे, किसी चीज को हम क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे। मतलब कि जैसे ले लेते हैं एक सिलेंडर, एग्जांपल के लिए लेना है, हमने एक सिलेंडर लिया मान लेते हैं। अब एक सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर पे हम क्या करें कि इस सिलेंडर पे हम अगर इसको ऐसे खींचें तो होगा क्या कि ये बॉडी रेजिस्ट करेगी, ये सिलेंडर रेजिस्ट करेगा कि मेरे अंदर कोई चेंज ना आए। तो फिर इस टाइम पे जो ये बॉडी अप्लाई करेगी हमारे फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए फोर्स, उसको बोला जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। और फर्दर अगर हम इसको कंप्रेस करें इन द सेंस कि अगर हम ऐसे एक ले लें और इसको कंप्रेस करने का प्रयास करें, कंप्रेस करेंगे मतलब ऐसे फोर्स लगाएं, तो कंप्रेस जब किया जाएगा
तो क्या होगा कि ये बॉडी चाहेगी कि मैं कंप्रेस भी ना हूं और अपने को रेजिस्ट करेगी। इस दौरान ये होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस दौरान इसका नाम क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब इसी को अगर लिखना होगा हमें तो हम क्या कहेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। इनको दर्शाए जाने का इनका जो सिंबल होता है उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया की बात की जाती है का। अगर और इसकी अगर यूनिट की बात कर लें हम लोग, ऐसा यूनिट की बात कर लें तो फोर्स अपॉन एरिया जनरली ये प्रेशर है तो आप या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी आपकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रेशर का जो एरिया होता है वही सेम यूनिट आपकी इसकी होगी। अब अगर नेक्स्ट की बात करें कि इसके अलावा दूसरा टाइप क्या हो सकता है, तो दूसरा टाइप आपका होता है शियरिंग स्ट्रेस। दूसरे टाइप का नाम होता है शियरिंग स्ट्रेस। अब शियरिंग स्ट्रेस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, जो लगने वाला फोर्स है उससे ही ये चीजें डिफाइन होती हैं। मतलब जैसे कि अगर ऐसा होता है कि इसको जैसे मान लो इस पे ये गड़ा होता है एकदम अच्छे से, यहां से ऐसे पकड़ रखा होता है। अब आप इस पे ऐसे फोर्स लगाओ, एक डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे टेंजेंशियल लगा, इस टाइम पे जो डिफॉर्मेशन आए, मतलब ये स्ट्रेट था और ये ऐसे झुक जाए क्योंकि चेंज आया, तो इस टाइम पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं आप, उसको बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेस। और इसको डिनोट की अब इसको ऐसे अगर एग्जांपल वाइज समझना है कि जैसे अगर कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर को आपने क्या किया कि इस पे जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाने का प्रयास किया, तो ये हो सकता है यहां को झुक जाए। फोर्स जब हम यहां से अप्लाई करेंगे तो जब ये जितना झुकेगा उस हिसाब से हमें पता चलता है कि वो कितना स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस भी बेसिकली जब आपने फोर्स अप्लाई किया, कितने एरिया पे वो अप्लाई हुआ, तो वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है आपका सिग्मा एस। शियरिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा एस यूज किया जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी का दूसरा नाम होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। फर्दर तीसरे प्रकार का जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, और या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वर्ड क्या होता है आपका? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करें तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता क्या है? ऐसे समझो कि किसी भी लिक्विड को के अंदर अगर हम किसी चीज को इमर्ज करें, मतलब कोई भी सॉलिड बॉल है या कोई भी चीज है, अगर आप लिक्विड के अंदर उसको इमर्ज करोगे तो एक लिक्विड उसके अराउंड पूरा फोर्स लगाएगा कि उसको श्रिंक करने का प्रयास करेगा, तो वो पूरे वॉल्यूम पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। सेम या नॉर्मल स्ट्रेस से भी नाम लिया जाता है, उसका भी फॉर्मूला आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। बट इन दिस केस होता क्या है कि जो डायमेंशंस में चेंज आता है वो निगेटिव होता है, वॉल्यूम घट जाता है, इसलिए हम जब इसको लिखते हैं तो निगेटिव एक सिंबल लेके रखते हैं। अब जब ये स्ट्रेसेस होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होते हैं। जो स्ट्रेस है इनके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? स्ट्रेन होते हैं। तो उन स्ट्रेन को अगर निकालने का प्रयास करें तो पहला क्या होता है आपका कि अगर हम बात करें जैसे आपका इस टाइम पे था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला जाता है। अगर हम उसको निकालने का प्रयास करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो हमें एक समझ में क्या आएगा कि कोई भी सिलेंडर हमने लिया और उस सिलेंडर की डायमेंशंस में चेंजेस आए, हमने उसको एक्सटेंड किया मान लेते हैं, और उसकी एक्सटेंड करने से उसके अंदर मान लेते हैं डेल्टा एल लेंथ में चेंज आया। उसकी लेंथ, टोटल लेंथ मान लेते हैं एल थी और वो चेंज होके एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो अगर इस टाइम पे एक डेल्टा एल चेंज आया है तो इस टाइम पे जो स्ट्रेन होगा वो कहलाया जाता है, स्ट्रेन होता है एक्चुअली चेंज। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज कितना आया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस को लगाया तो जो चेंज आया उसको स्ट्रेन बोलेंगे। और स्ट्रेन होता है आपका जितना चेंज आया लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन स्ट्रेन का फॉर्मूला हुआ। अब इसी को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वे में लिख रहे हैं तो इसको लिखा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात
हुई। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ। सिमिलरली अगर हमें, अब इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सिमिलरली अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका शियरिंग स्ट्रेन। दूसरा क्या होता है आपका? शियरिंग स्ट्रेन। अब शियरिंग स्ट्रेन क्या है कि जो चेंज आया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को टेंजेंशियल लगाया, टेंजेंशियल लगाने पे जो चेंज आया, मान लेते हैं डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल लेंथ उसकी एल थी, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल। सिमिलरली और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें या वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, बल्क स्ट्रेन की बात करें, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, इन स्ट्रेन की बात करें तो ये होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्योंकि जब बल्क मॉडुलस की जब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे, जब वॉल्यूम स्ट्रेस लगाया, जब स्ट्रेस बल्क स्ट्रेस लगाया जाएगा तो उस टाइम पे चेंज इन वॉल्यूम आता है, तो डेल्टा वी अपॉन वी वॉल्यूम स्ट्रेन आपका कहलाता है। जब आपको ये स्ट्रेन मालूम चल जाए तब हमें बेसिकली मालूम कर लेना चाहिए, इनके बाद जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि एक हुक्स लॉ दिया गया जिसने ये बताया कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि आपने जितना स्ट्रेस लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के है, मतलब उतना ही चेंजेस आपके अंदर, मतलब उस बॉडी के अंदर आने की संभावनाएं है। उनके लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया, जो कर्व ये बताता है कि जैसे मान लेते हैं स्ट्रेस एक तरफ ले लिया, एक तरफ स्ट्रेन ले लिया आपका, और जब हमने किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना अप्लाई किया तो कहा गया कि एक टाइम जो होगा 0 से लेके ए तक का, इस दौरान वो बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करेगी और अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट में रहेगी। फर्दर जब वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो इस पॉइंट पे उसके पास ये ताकत है कि अगर आप इस फोर्स को हटा दो तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगी। बट अगर आप फोर्स को बढ़ाते गए तो एक पॉइंट होता है सी, उस पॉइंट पे पहुंच के वो इलास्टिक है मटेरियल, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अभी वही हैं, बट होगा क्या कि उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे कि वो अब फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करेगा, बट उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया होगा। फर्दर अगर फोर्स बढ़ाते गए तो होगा क्या, एक पॉइंट डी आएगा और उस दौरान तक अब वो मटेरियल, अगर आपने उसके बाद फोर्स कम भी किया तब भी वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर इतने चेंजेस आ चुके होंगे कि अब वो टूटने के लिए तैयार होगा। और फर्दर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें पता चलता है कि ये मटेरियल जितना बड़ा ये पार्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि वो ब्रिटल है या कैसा है, उस हिसाब से हमें पता चलता है। जितना मतलब अगर डी और ई के बाद ये बात करते हैं, ई आपका फ्रैक्चर पॉइंट है कि अब अगर और आपने फोर्स लगाया तो वो चीज टूट जाएगी, और डी पॉइंट तक पहुंचने के बाद डी से ई जो पॉइंट होता है उसमें हमेशा ये होता है कि अगर आप उसको फिर हथौड़े से तोड़ना भी चाहो तो बिखर जाएगा। उस दौरान ब्रिटलनेस ऑफ दैट सॉलिड इंक्रीज हो जाती है कि फिर अब वो टूट जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको कुल मिला के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से इतना याद रखना होता है। फिर बात आती है इनकी लिमिट ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें कि एक तो शुरुआत में आपको बताया कि सॉलिड्स इलास्टिक बिहेवियर के इस कारण जाने जाते हैं, तो इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला गया कि किस प्रकार जैसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकले, स्ट्रेन निकले, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वर्ड निकल के आते हैं आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पहला आपका होता है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस आपका ये बताता है कि अगर हम किसी भी सॉलिड को आपने जैसे मान लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन के अंदर रखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रखा है तो उसके कारण स्ट्रेन आया, तो कहा गया कि यंग्स मॉडुलस को डिनोट किया जाता है कैपिटल वाई से, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो रेशियो होगा उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन है डेल्टा एल अपॉन एल। आप डेल्टा एल जो कैपिटल एल बनाना चाहो कैपिटल एल बनाओ, स्मॉल एल बनाना चाहो आप स्मॉल एल बनाओ, और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है आपका फोर्स इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। ऐसे एक फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाता है, और ये है आपका यंग्स मॉडुलस। इसके भी सेम
एसआई यूनिट की बात करें, चूंकि ये एल अपॉन एल का रेशियो कट जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और चाहे आप पास्कल के रूप में इसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ। अब सिमिलरली जब यंग मॉडुलस निकला आपका या लॉन्गिट्यूडनल से, पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप आपका होता है शियरिंग स्ट्रेस। जब निकाला जाता है तो उस टाइम पे उसको बोला जाता है शियर मॉडुलस। अब जब शियर मॉडुलस की बात करेंगे तो शियर मॉडुलस क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस अपॉन स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन। अगर इनकी बात शियरिंग स्ट्रेन की बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। तो शियरिंग स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा आपका एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका होता है शियर मॉडुलस। और शियर मॉडुलस और यंग मॉडुलस के बारे में अगर एक रिलेशन निकाला जाए तो पाया ये जाता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस बॉडी को खींचना है और इस बॉडी को मोड़ना है, लेंथ आप जितनी चाहो उतनी ले लो, तो लेंथ अगर ज्यादा है तो हम इसको खींचने की बजाय मोड़ आसानी से सकते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन पाया गया जनरली ऑल बॉडीज का कि कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो यंग मॉडुलस के 1/3 होती है। फॉर ऑल बॉडीज, जितने भी आपकी इलास्टिक बॉडीज हैं उनके लिए क्या होता है कि शियर मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू यंग मॉडुलस के 1/3 होती है। फर्दर जो तीसरा आपका स्ट्रेन होता है वो होता है, तीसरा आपका मॉडुलस होता है वो होता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। बल्क मॉडुलस को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को जब हम लिखते हैं तो उसी को लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस केस में भी रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, इस केस में भी है, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। बट मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के केस में या फ्लूइड के केस में, जो कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस से निकला है ये, तो कोई भी चीज लिक्विड में जब इमर्ज करोगे तो उसके पूरी डायमेंशन से फोर्स लगा हुआ है और उसके वॉल्यूम को भी श्रिंक कर देती है। मतलब आपने ऐसी कोई चीज रखी जो घट सकती है तो उसका साइज भी श्रिंक होगा, उस पर एक नेगेटिव फोर्स लगेगा। इसलिए इधर लिखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया, एक प्रेशर होता है नॉर्मल प्रेशर, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ये होता है आपका बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल, बल्क मॉडुलस ये हुआ, और बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। अगर बल्क मॉडुलस के आगे की बात करें तो बल्क मॉडुलस को बी से नोट किया जाता है, फिर होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी कि वो कितना कंप्रेस करेगा, मतलब किसी चीज को कंप्रेसिबिलिटी की बात करें अगर तो कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट किया जाता है एक स्मॉल के से, विच इज इक्वल्स टू 1/b। और इससे भी हम लोग कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात करी जाए जो आपको याद होना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के केसेस में, तो आपको शुरुआत से ये पता हो सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर इन पे लगने वाले फोर्स से हम डिसाइड करते हैं कि इधर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, फिर आपका शियरिंग स्ट्रेस होगा या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होते हैं, फिर इन तीनों के करस्पॉन्डिंग इलास्टिक मॉड्यूलाई होती हैं, और फिर एट द एंड इनके एप्लीकेशंस को पढ़ा जाता है। एप्लीकेशंस में कि कैसे कोई बिल्डिंग इतने दिन तक चलेगी, अब जितनी भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं उन सब का यंग मॉडुलस निकाला जाता है, किसी मेटल का यंग मॉडुलस निकाला जाता है, उससे हमें पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको पोल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू मैं आपको देता रहूंगा, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करना। फर्दर अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको लगाइए आप, ठीक है ना। और जो चीज आपको ना समझ में आई हो आप उसको कमेंट करिए, आप मुझे बताइए। थैंक यू।